तमाम नाजरीन को मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर आफियत होंगे। आज हम दोबारा आपकी खिदमत में हमारे खिदमतगार की एक नए नशिस्त के साथ एक नए खिदमतगार के साथ दोबारा हाजिर हुए हैं। आज के जो हमारे खिदमतगार हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। चाहे मेडिकल का शोबा हो, चाहे कम्युनिटी सर्विस हो, सोशल सर्विस हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, स्पोर्ट्स हो, इन शॉर्ट मैं कह सकता हूँ कि हर एक फील्ड में उनका एक नुमाया किरदार रहा है और उनकी बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन रही है। और जो एक बहुत मशहूर नाम है लेबोरेटरीज और डायग्नोस्टिक सेंटर्स का, डॉक्टर ईसा लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, उसके वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीईओ डॉक्टर ईसा लेबोरेटरीज एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, डॉक्टर फरहान ईसा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो ज़िंदगी का एक मुख्तलिफ नौइयत का रमज़ान है, जो कि ना सिर्फ मेरे लिए और मेरे को होस्ट के लिए मुख्तलिफ है, आपके लिए ये किस तरीके का रमज़ान है और कैसा गुजर रहा है? इसके बारे से काइंडली अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए प्लीज। दोबारा से आप जरा पूछेंगे, जरा सिग्नल्स नहीं आ रहे थे। ओके ओके श्योर। सर, पूछना ये चाह रहा था कि क्योंकि रमज़ान का महीना है और ये एक बड़ा ही मुख्तलिफ नौइयत का रमज़ान है कि जो कि आधा तो लॉकडाउन में गुजर गया, अब क्योंकि लॉकडाउन खुल चुका है, तो कैसा ये रमज़ान आपका गुजरा, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? काइंडली इस हवाले से थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच कि आपने इनवाइट किया और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए। तो पहले तो ये है कि रमज़ान जो है ये हमारे लिए तो इस दफ़ा आई थिंक ये बहुत ही अच्छा इस तरह से गुजरा कि हमें खिदमत करने का मौका मिला। और हम लोग तो सुबह सहरी करके हमारी टीम जो है वो फील्ड में निकल जाती है। कभी हम वहाँ पे अवेयरनेस सेशंस करते हैं सुबह के टाइम पे, और फ्री मेडिकल टेस्ट एंड मेडिकल चेकअप्स करते हैं डिफरेंट कम्युनिटीज़ के। फिर दोपहर में जो है वो हम लोग ऑक्यूपाइड होते हैं आइसो 5 फील्ड आइसोलेशन सेंटर कराची, जो कि कराची में 1200 बेडेड एक आइसोलेशन सेंटर बना है स्पेशल। उसके अंदर भी हमारी फ्री लैब सर्विसेज भी चल रही हैं और हम शुरू से उसमें वॉल्टियर्स भी हैं। और इसी तरह से फिर पूरा दिन जो है, मैं समझता हूँ कि अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ज़ाहिर है ये बड़े बैड टाइम्स हैं पाकिस्तान की और इकोनॉमी वाइज। लेकिन अगर सेटिस्फाइंग आप मुझसे पूछें तो ये बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग टाइम्स हैं कि हम अब वो काम कर सकते हैं जिसमें लोगों की मदद कर सकते हैं, ख़ास तौर पे सेहत के हवाले से। क्योंकि सेहत अगर नहीं है तो किसी भी चीज़ में जितनी भी दौलत हो वो कुछ भी नहीं है। और ख़ास तौर पे उन लोगों की मदद कर सकते हैं जो कि डिज़र्विंग हैं और जिनके अंदर कैपेसिटी कम है। सेटिस्फाइंग रमज़ान हो रही है, अल्लाह ताला हमें इस परेशानी से निकाले और हम जो है आमीन वो आमीन। जो सब इंशाल्लाह पाकिस्तान भी और पूरी दुनिया वापस से नॉर्मल हो सके। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ये रमज़ान जो है वो इस लिहाज से तो चले हमारे लिए चैलेंजिंग ज़रूर है कि जो एक हमेशा एक नौयत का रमज़ान, हमेशा का जो एक रमज़ान हम गुजारते हैं, जो पुर रौनक होता है और बड़ी रौनक की जो शहर के अंदर होती है, वो तो नहीं है इस दफ़ा। लेकिन जो सोशल सर्विस है, कम्युनिटी सर्विस के हवाले से है, और जितने भी लोग उसमें एंगेज हैं और आप जैसे नाम, आपकी टीम्स जिस तरीके से इसमें एंगेज हैं, लेकिन उनके लिए एक बहुत सेटिस्फाइंग मोमेंट होगा। जी मैं बिल्कुल सर। चाहूंगा शाहिद भाई, आप कुछ सवालात सर से करें ताकि फिर हम जी इस जी सेशन में बिल्कुल, आगे बढ़ें। मैं बिल्कुल जिस तरह से डॉक्टर साहब ने कहा कि एक मुख्तलिफ नौइयत का रमज़ान है और एक ये जो वबा की सूरत है ये हम तमाम हम सब के लिए एक आजमाइश का लम्हा भी है। तो मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगा कि इस पेंडेमिक को, जो पिछले तमाम तर अमराज जो गुजरे हमारे ऊपर, जो भी मुश्किलात आई, इसको उससे किस तरह से कंपेयर करेंगे, किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे कि किस नौइयत का और किस तरह से मुख्तलिफ किस्म का ये पेंडेमिक है, उस हवाले से थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए। देखिए, पहले तो ये जो कोरोना की इन्फेक्शन है आई ये थिंक सिग्नल। जी इस वक्त जो आई है। जी जी। आवाज़ आ रही है आपको? अच्छा, देखिए ये जो सर एक जी मिनट सर, आवाज आ सॉरी रही फॉर है द लेकिन आप इंटरप्शन। विजुअल्स जी, आपके। पिक्चर नहीं आ रही, आपकी आपकी विजुअल्स नहीं आ रहे सर, आपकी वॉइस जरूर आ रही है, तो ये देखिए थोड़ा सा यहाँ मैं से, देख। अच्छा यहाँ पे हमारी मेरी तरफ से तो ऑन है ये। ओ आई गेस, एक मिनट चेक करना आपकी, फिर भी स्टिल हमें अभी आ नहीं रही हारिस विजुअल्स। भाई जरा देखें क्या मसला। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ। आई गेस उसको हम चेक कर लेते हैं। सर आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए, जो आप अपने कमेंट्स दे रहे थे उस पर कंटिन्यू कीजिए, मैं इसको जरा सा चेक करता हूँ। यस प्लीज। हाँ, यहाँ से वीडियो मेरी ऑन है, मैंने अभी ऑफ करी और अभी मैं ऑन कर रहा हूँ इसको। ओके ओके श्योर श्योर।
तो बेसिकली ये है कि ये जो कोरोना की जो इन्फेक्शन है ये फर्स्ट टाइम तो ये जो अभी आई है इसको हम सार्स कोवी-2 भी कहते हैं और ये पहली दफ़ा कोरोना की इन्फेक्शंस नहीं आई हैं दुनिया में। ये सबसे ज़्यादा पहले भी आती रही हैं और कहा जाता है कि अगर 70 साल की उम्र का अगर आप ब्लड टेस्ट कराएँगे किसी भी शख्स का, तो उसमें 2 से 3 दफ़ा जो है ये कोरोना इन्फेक्शन उसकी बॉडी में रही होती है। ये वाली पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा, ये नोवेल कोरोना वायरस है जो फर्स्ट टाइम आया है, चाहे वो एनिमल्स हों, चाहे ह्यूमन्स हों। कोरोना की सबसे पहले जो इन्फेक्शन सबसे मशहूर हुई वो 2003 में हुई थी सार्स के नाम से, सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। और उसके बाद ये बाद में मशहूर हुई 2013 में मर्स के नाम से मिडिल ईस्टर्न रिस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो कि सऊदी अरेबिया और एमिरेट्स की तरफ आया, जिसमें बल्कि 30% लोगों की डेथ हुई थी। और ये उसके बाद से ये उस वक्त भी ये काफ़ी लोगों के लिए सीरियस हुआ था और अब ये तीसरी दफ़ा आया है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये इतना डेंजरस नहीं है जितना मर्स है। पहले तो ये कोरोना इन्फेक्शन जो पिछली भी फैली और ये वाली भी फैली, इसको कहा जाता है कि ये बेसिकली जूनोटिक इन्फेक्शंस हैं। जूनोटिक इन्फेक्शंस वो होती हैं जो कि एनिमल्स से ह्यूमंस को लगती हैं। जो पहली वाली थी वो कहते थे बैट्स से लगी है, सेकंड वाली ऊँटों से लगी है और तीसरी वाली के ऊपर अभी बहुत काम चल रहा है, वो भी कुछ ऐसे ही सिलसिला है। ये पैंडेमिक इसलिए हो गया कि ज़ाहिर है ये पूरी दुनिया में फैला और इसका शुरू में तक परेशानी भी इसलिए थी कि ज़ाहिर टेस्ट अवेलेबल नहीं था और पता भी नहीं चल पा रहा था और काफ़ी डेथ्स होना शुरू हो गई थी। लेकिन क्योंकि ये पैंडेमिक हुआ और काफ़ी इसमें अच्छी एक्टिविटीज़ अब स्टार्ट हो गई हैं, हाथ को सही तरह से साफ रखना, सोशल डिस्टेंसिंग और ऐसी चीज़ें जो कि पहले भी लोगों को करनी चाहिए थी। जिस ज़माने में नज़ला ज़ुकाम खांसी होता था उस वक्त भी लोगों को ये सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना चाहिए था, लेकिन हमारे पास खासतौर पे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में इतनी अवेयरनेस नहीं थी अनफॉर्चुनेटली। तो अब ये है कि ये जो है होपफुली अब लॉकडाउन हुआ है, काफ़ी कंट्रीज़ में पीक आके गुजर गई है। पाकिस्तान में हमें पीक का इसलिए अंदाज़ा नहीं होता कि नंबर ऑफ़ टेस्ट जो हैं वो इतने ज़्यादा हो नहीं रहे थे, तो अब वो होना शुरू हुए हैं तो नंबर्स हमें ज़्यादा बढ़ते हुए भी नज़र आ रहे हैं। बहुत गवर्नमेंट्स चाहे फेडरल हो या प्रोविंशियल हो अपने तौर पे बहुत अच्छा काम कर रही हैं और तशख़ीस बेहतर होती जा रही है, क्योंकि ये पीसीआर का जो टेस्ट है वो मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी का टेस्ट है और वो जो है वो अवेलेबिलिटी नहीं थी। अभी भी कराची में बहुत कम लैब्स कर रही हैं, हमारी लैब्स तो खैर कर रही हैं। तो ये टेक्नोलॉजी जो है वो अभी नई है, तो अगर गवर्नमेंट इसको प्रोवाइड भी कर देती है टेक्नोलॉजी और किट्स को, तो उसके बावजूद जो है वो जो परफॉर्म करने वाले लोग हैं और सेकेंडली जो पैथोलॉजिस्ट हैं, जो मॉलिक्यूलर पैथोलॉजिस्ट हैं, उनकी एक्सपर्टीज़ होना भी ज़रूरी है। जब तक ये तीनों चीज़ें नहीं होंगी तो अब ये टेस्ट भी बढ़ जी रहे हैं और आई थिंक कि पाकिस्तान में अब काफ़ी चीज़ें बेहतर होती जा रही हैं और लोगों को भी अवेयरनेस हो गई है। सो होपफुली इससे हमें निकलना चाहिए, लेकिन ये मैं ज़रूर कहता चलूँ कि हम मलेरिया ख़त्म नहीं कर सके, हम टाइफाइड ख़त्म नहीं कर सके, हम डेंगू भी आ गया, चिकनगुनिया भी आ गया और जो है हम लोग जो हैं वो कोरोना भी यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा। इसके साथ हमें रहना पड़ेगा और अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी आगे बढ़ानी पड़ेंगी। जी, बिल्कुल दुरुस्त। मैं हारिस भाई से चाहूँगा कि हारिस भाई आप ज़रा ये टेक्निकल जो भी मसला है आप डॉक्टर साहब मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा रीजॉइन करें हमें और मैं सेकंड एंड थर्ड वेव्स के हवाले से जानना चाहूँगा। आपकी आवाज़ भी नहीं आ रही हारिस भाई, आपने भी शायद म्यूट किया हुआ है वॉल्यूम। जी। जी, कुछ टेक्निकल इशू है, वो मैं उससे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन जितने भी डॉक्टर साहब ने कमेंट्स दिए, यकीनन वो सारे कमेंट जस्टिफाइड थे और उन्होंने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया हमें और कि बहुत सारे मामलात की जिस तरह से उन्होंने बात की कि मसाइल जो थे वो आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें बतदरीज बेहतर होती जा रही हैं, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल, हारिस बिल्कुल। में उन्होंने हमें जो दोबारा सबसे रिजॉइन अहम कर लिया है, सवाल उन्होंने जो है हमें दोबारा रिजॉइन कर लिया है, तो मैं उन्हें जी, इंक्लूड जी। कर लेता हूँ। जी, डॉक्टर साहब। जनाब। डॉक्टर साहब जिस तरह से आपने माशाल्लाह मुख्तलिफ मसाइल की निशानदेही की और आपने बताया भी कि बहुत सारी चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता बेहतर होती जा रही हैं, बतदरीज बेहतर होती जा रही हैं। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा जो सेकंड एंड थर्ड वेव्स की बात की जा रही है, चूँकि रमज़ान का महीना बहुत अहम है हमारे लिए, तो इस हवाले से आप क्या समझते देखिए वेव्स तो आएँगी और ये इन्फेक्शन तो अभी रहेगी और मैं आपको जैसे हैं? बता रहा हूँ कि थर्ड और थर्ड वेव का हमें अंदाज़ा इसलिए नहीं हो रहा है कि हमारे पास सारे सूबे जो हैं वो अलग-अलग स्ट्रैटेजीज़ पे चल रहे हैं, कहीं पे टेस्ट हो रहे हैं, कहीं पे नहीं हो रहे हैं और हमें ये नहीं पता कि पहली पीक पे हम कहाँ हैं, कहाँ किस लेवल पे पहुँचे हैं या पहली पीक गुज़र चुकी है, हम सेकंड पीक की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि डेटा हमारे पास नहीं है तो ये इनकंक्लूसिव है बयान करना कि हमारे पास कोई सेकंड वेव भी आएगी। ये ज़रूर है कि ये इन्फेक्शंस बिल्कुल है, लोगों के अंदर ये र्यूमर्स हैं कि भई ये जाली है, ये है ही नहीं, ये ड्रामा है, ये 5G है और ऐसी हज़ारों र्यूमर्स हैं। ये बिल्कुल गलत है, इसके टेस्ट हो रहे हैं बाकायदा और मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी के हिसाब से टेस्ट हो रहे हैं और ये कन्फर्म हो चुका है। बल्कि हमें ये भी पता है कि पाकिस्तान में जो वायरस आया उसकी 9 म्यूटेशंस हो चुकी हैं
कहीं पे 10 हो चुकी हैं, कहीं पे 12 हो चुकी हैं, ये अपनी शक्लें भी चेंज कर रहा है और ये वायरस जो है RNA वायरस है और ये हम इसको आइडेंटिफाई कर चुके हैं। हमारे पास ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान की अवेलेबल है, बल्कि सिर्फ मैं पाकिस्तान की बात आपको बताता चलूँ, ऐसी हर टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में अवेलेबल है जो इंटरनेशनली अवेलेबल है। पाकिस्तान के अच्छा, साइंटिस्ट आर माशाल्लाह। एट इक्वल लेवल और अगर उनको गवर्नमेंट थोड़ी सी सपोर्ट करती है तो वो हर हुँ। चीज़ परफॉर्म करके दिखा सकते हैं और कर भी रहे हैं वो। जी, बिल्कुल दुरुस्त। और जिस तरह से ये तो आपने बात आपने की और जो बहुत ये तो सारे आपने इक़दामात बहुत उठाए गए हैं, ही तो डॉक्टर शम्सी की जानिब से जो तजावीज़ दी गई थी, तजावीज़ पेश की गई थी हुकूमत वक़्त की तरफ कि प्लाज़्मा के हवाले से उन्होंने बात की थी। जो चाइना ने जिस तरह से इनिशिएटिव लिया कि 200 ml के हिसाब से उन्होंने इन्फ्यूज़ करना शुरू किया, तो उस हवाले से आप क्या समझते हैं? क्या ये बेहतर इक़दाम होगा हमारे लिए अगर हम ये इनिशिएटिव लेते हैं? नहीं, ये इनिशिएटिव तो अच्छी देखिए, अभी तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स पे काम हो रहा है और ड्रग्स पे भी काम हो रहा है और वैक्सीन के ऊपर भी काम हो रहा है और ये पैसिव इम्यूनाइज़ेशन के ऊपर भी काम हो रहा है। देखिए, पैसिव इम्यूनाइज़ेशन पहली दफ़ा नहीं करी जा रही, ये तो बहुत सारी बीमारियों में करी जाती रही है कि वो जो पेशेंट जो ठीक हो गया है, उसकी एंटीबॉडीज़ पॉज़िटिव हो गई हैं, क़ुव्वत मुदाफ़ियत उसके अंदर बन गया है। देखिए, जब बॉडी में इन्फेक्शन होती है ना, तो 2 तरह की एंटीबॉडीज़ बनती हैं। एक होती है आईजीएम और एक होती है आईजीजी। आईजीएम अगर पॉज़िटिव आती है, इसका टेस्ट भी आया हुआ है एंटीबॉडीज़ का, ये 7वें 8वें दिन बनना शुरू हो जाती हैं। तो अगर आईजीएम एंटीबॉडी पॉज़िटिव आ रही है, तो इसका मतलब इन्फेक्शन है। अगर आईजीएम और आईजीजी दोनों आ रही हैं, तो भी इन्फेक्शन है और अगर सिर्फ़ आईजीजी आ रही है, तो इसका मतलब वो इन्फेक्शन से ठीक हो चुका है। ऐसे पेशेंट जिनका इम्यूनोग्लोबुलिन जी पॉज़िटिव आ रहा होता है, उसको ये लोग रिकन्फर्म करते हैं पीसीआर से कि वो भी नेगेटिव अगर है, तो उसका प्लाज़्मा निकाल के जिसके अंदर एंटीबॉडीज़ होती हैं, जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, ये सीरियस और क्रिटिकल पेशेंट्स के ऊपर लगाया जाता है और इसमें अभी अच्छे रिज़ल्ट्स भी नज़र आए हैं। लेकिन ये जो है ये प्रोसेस है, वो अभी भी ट्रायल पे है, अभी कन्फर्म नहीं हुआ है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि ये भी एक अच्छी कोशिश है प्रोफ़ेसर डॉक्टर ताहिर शम्सी की भी और दूसरों की भी, जो इसको आगे लेके मतलब फ़ायदा देगी पेशेंट्स को। जी, बहुत खूब। जी, हारिस भाई क्या पूछना चाहेंगे आप? कुछ सवालात थे आपके पास? जी, बिल्कुल जिस तरीके से हमें डॉक्टर साहब ने भी आगाह किया तमाम मामलात से मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी डिटेल्स थी जो कि हमारे नाज़रीन तक पहुँचना ज़रूरी थी और यकीनन वो हमारे नाज़रीन तक पहुँची होंगी और बहुत से कमेंट्स हैं जो हमारे साथ अभी जो भी हमारे नाज़रीन हैं, जो हमारे देखने वाले हैं वो कमेंट्स भी कर रहे हैं। तो मैं जितने भी मेरे देखने वाले हैं जो नाज़रीन जिन्होंने हमें जॉइन किया है मैं इस वक़्त अभी, मैं चाहूँगा कि वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि डॉक्टर फरहान ईसा एक अनडॉक्टरेटेड तजुर्बेकार डॉक्टर, एक मेडिकल प्रोफेशन और मेडिकल एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। तो जितने भी आपके कोविड-19 के हवाले से क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, जो मिसकंसेप्शंस हैं, उन्हें क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, तो आज वो आप कर सकेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि कोविड-19 में तो बहुत सी बात हो गई और यकीनन आपने हमें बड़ा एक तरीके से इन्फॉर्म किया। तो मैं अब थोड़ा-सा आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ जिस तरीके से स्टार्ट हुई, उसके जो स्ट्रगल्स है, उसके ऊपर थोड़ी-सी बात करना चाहूँगा। आप माशाल्लाह से एक मेडिकल फील्ड का बड़ा नाम है और आपकी बेशुमार खिदमत है मेडिकल फील्ड में। इसके अलावा सोशल सर्विस, कम्युनिटी सर्विस में भी है। मैंने थोड़ा आपके बारे में जब रिसर्च किया तो ना सिर्फ आप मेडिकल सर्विस और कम्युनिटी सर्विस से रिलेटेड है, बल्कि आप एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से भी आपने इनिशिएटिव्स लिए हैं, आपने स्पोर्ट्स के हवाले से भी इनिशिएटिव्स लिए हैं और मतलब कितने ही मतलब आपकी जो प्रोफाइल है बड़ी वर्सेटाइल है। तो मैं ये समझ नहीं पा रहा कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि मेडिकल का शोबा आपने क्यों इख्तियार किया, इसकी क्या वजह थी और क्या आपकी स्ट्रगल्स रही, क्या आपकी क्वालिफिकेशंस रही, क्या आपका आला मैटर रहा, उसके बारे में हमारे नाज़रीन से आप थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। देखिए, अब इस उम्र के अंदर तो ज़ाहिर काफ़ी एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं और बताता चलूँगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएँगे। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि ज़ाहिर मेरे पेरेंट्स जो हैं वो ज़ाहिर इस फील्ड के अंदर थे, तो मुझे हमेशा इंस्पायर करते थे और मुझे उनकी बात बड़ी पसंद थी कि जब वो किसी शख्स को ठीक करते थे। मेरे फादर मदर दोनों इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ के डॉक्टर्स थे, तो मुझे बहुत ही ये अच्छी बात लगती थी कि आई मीन कि आप किसी को हेल्प कर सकते हैं और किसी को फैसिलिटेट कर सकते हैं। तो मैंने कभी भी नहीं सोचा कि मैं करियर में क्या बनूँगा, मुझे बस ये था कि मैं इस प्रोफ़ेशन के अंदर आऊँगा और इसको स्टार्ट करूँगा। फिर ज़ाहिर है मैंने इसमें मास्टर्स किया, एमफ़िल किया, पीएचडी किया और ज़ाहिर पढ़ाई भी होती चली गई। मेरी मदर भी बल्कि हार्वर्ड से पीएचडी थी, फ़ादर भी मेरे अमेरिका से, स्टैनफोर्ड से और ड्यूक से पढ़ा हुआ था उन्होंने। तो हमें हमारे घर में जो है ज़ाहिर है कि एजुकेशन का वैसे भी बहुत ज़्यादा था शुरू से जो है ना वो हमारे पास रहा है। मेरे जितने बहन भाई हैं वो सारे हम पाँचों डाउ मेडिकल कॉलेज के ग्रेजुएट्स हैं
और हम पाँचों के पाँचों जो हैं कंसल्टेंट्स हैं। मैं सबसे बड़ा हूँ, लेकिन मेरे जो छोटे भाई हैं मुझसे छोटा खुर्रम, उसने भी फिर FCPS किया, MRC पैथ किया, FRC पैथ किया, वो इंग्लैंड में है। दो छोटे भाई जो हैं वो दे आर बोथ कैंसर स्पेशलिस्ट, एक वाशिंगटन में है और एक LA में है, डूइंग वेरी वेल और एज एन एक्सपर्ट इन देयर फील्ड। और मेरी बहन एज अ रेडियोलॉजिस्ट, वो बहुत अरसे कनाडा में रही हैं, अभी पाकिस्तान आ गई और डॉक्टरी से लेबॉर्ट्री में रेडियोलॉजी को हेड कर रही है। गाना भी गाती है, सिंग भी करती है, हम तो उसने भी बहुत अच्छी बनाई है माशाल्लाह, वो वायरल हुई है। माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे पेरेंट्स ने हमें हमेशा जो चीज़, दूसरी चीज़ ये थी कि एजुकेशन जो है हमारे यहाँ तो सिर्फ MBBS जो है ना, वो समझे ऐसा है जैसे कि मैट्रिक किया हो आपने, तो जब तक कि आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन है। ज़ाहिर है कि जब आपके बड़े करते हैं तो फिर वो थोड़ा सा इंस्पिरेशन हो जाता है। लेकिन साथ साथ हमारे पेरेंट्स ने हमेशा हमें मल्टी स्पोर्ट्स में भी डाला, दूसरी चीज़ों में भी डाला, हमेशा इनकरेज किया कि ऑलराउंडर पर्सनैलिटी हो। और मेरे भाई छोटे नेशनल चैंपियन भी रहे टेबल टेनिस के, स्पोर्ट्स में हम सब रहे। तो वो जो ग्रूमिंग हुई कॉलेज में भी, हम हर चीज़ में फंक्शंस में हिस्सा लेते थे। तो हमें एक चीज़, इन चीज़ों में उन्होंने डाला, तो वो चीज़ हमें ग्रूम करने में काफ़ी रही। और अब मैं भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी, हमारे पास 1300-1400 लोग काम करते हैं, हम उनके अंदर भी उसी तरह से ट्रेनिंग्स करवाते हैं, उनके बच्चों को भी इंगेज कर रहे हैं और अब बाहर भी हम यही इसी चीज़ को लेके जा रहे हैं। तो आई थिंक कि सिर्फ पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, बल्कि साथ साथ ऑलराउंडर चीज़ें एस्पेक्ट होना चाहिए। और आई थिंक वो हर एक को ग्रूम करता है। मैं बच्चों को भी यही कहता हूँ कि अगर एक बंदे ने MSc किया या MBA किया हुआ है और एक ने MBA भी किया हुआ है और साथ साथ वो डिबेट्स में हिस्सा लेता है या लेती है, या वो स्पोर्ट्स में लेता है लेती है, तो हम भी जॉब में भी ऐसे ही लोगों को प्रेफरेंस भी देते हैं। तो एक कल्चर सा बनना शुरू हो जाता है। दूसरी चीज़ है कि मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में जो है, मैं डे 1 से, मैंने आज तक कहीं की नेशनैलिटी भी नहीं ली और ना कभी अप्लाई की है। मेरे भाई क्योंकि पढ़ने गए तो उन लोगों की किसी ना किसी की जगह की हो गई और वो सेटल भी हैं और वो ज़ाहिर है वो भी पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं मुल्क से बाहर। लेकिन मैंने कभी अप्लाई भी नहीं की और मैंने हमेशा पाकिस्तान पे बिलीव किया। मेरी 2 चीज़ें जो है ना जिसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया, एक ये चीज़ थी कि मैं अपने मुल्क के लिए क्या कर सकता हूँ और मैं जो काम भी करूँगा वो अपने मुल्क के लिए करूँगा। जो इन्वेस्टमेंट होगी, कोई भी काम होगा, मुल्क के लिए करूँगा। ये मेरी नीयत थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, इस मुल्क ने हम सबको इतना दिया है कि मेरी इस वजह से, क्योंकि मैंने अपनी बोट्स को बर्न किया हुआ था कि मैं बाहर नहीं जाऊँगा, मैं 2 किश्तियों में कभी सवार नहीं हुआ और मेरी मतलब कोई किश्ती बाहर जाने की नहीं थी। तो मेरा फ़ोकस आप रहा इधर ही कराची में और पाकिस्तान में। तो ज़ाहिर है जब आपका फ़ोकस रहता है, आप कन्फ्यूज़ नहीं होते, आप डाइवर्टेड नहीं होते, आप दूसरों की बातों में नहीं आते, तो फिर ज़ाहिर है आप अपने मंज़िल पे भी पहुँच जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने भी मुझे भी मदद करी और आई थिंक कि मैं बच्चों को यही कहता हूँ। और जिस ज़माने में हालात ख़राब थे, उस ज़माने के अंदर भी, बल्कि मैं नहीं, बल्कि मेरे जितने कॉलीग्स हैं या दूसरे दोस्त हैं, चाहे वो गुल अहमद वाले हो गए, चाहे अल करम वाले हो गए, चाहे वो बिज़नेस में थे या मेडिकल प्रोफेशन में थे, जितने लोग पाकिस्तान में रहे, दे ऑल डिड वेल फॉर देमसेल्व्स। साथ साथ अपनी मुल्क की खिदमत भी की, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट कराई और ख़ुद भी हम लोग माशाल्लाह ज़िंदगी में प्रोग्रेस किया। क्राउन मोटरसाइकिल्स हैं, फरहान हनीफ है उसके, तो ये जितने भी ऐसे ब्रांड्स थे, ये सब जो हैं वो मतलब कितने नाम लूँ आपको, 50 ऐसे लोग हैं। और उस वक्त बहुत ज़रूरी था कि आप पॉजिटिव अपना माइंड सेट रखें और हर चीज़ का सोल्यूशन होता है और हर प्रॉब्लम में एक अपॉर्चुनिटी होती है और आप उसको मेहनत करें और करें तो ये चीज़ें हो जाती हैं। अब तो माशाल्लाह हालात भी बेहतर हो गए हैं, थैंक्स टू आवर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ और हम बाकी भी लोगों की बड़ी सैक्रिफाइसेस हैं। हैं पाकिस्तान के अंदर, बल्कि ज़्यादा है। मैं अभी भी, बल्कि आपने एंटरप्रेन्योरशिप की बात करी, मैं प्रेसिडेंट भी हूँ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स का। बस मेरा टेन्योर वैसे तो मार्च में ख़त्म हो जाना था, लेकिन कोरोना की वजह से एक्सटेंड हो गया कि मैं हैंड ओवर नहीं कर सका। मैं हैंड ओवर कर रहा हूँ डॉक्टर इमरान यूसुफ को, जोफा ग्रुप के हैं वो भी एक साइकोलॉजिस्ट हैं एंड मोवेनपिक आइसक्रीम और बहुत सारी चीज़ें उनकी हैं। बट ही ऑल्सो वांट्स टू बी। और ये एंटरप्रेन्योरशिप में हम लोग क्यों आए, वो इसलिए है कि हम लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान में एक तो हमने हेल्थ वाइज मदद करी लोगों की, जो हमने भी की और बहुत सारे लोगों ने की। कुछ टेक्निकल इशू है, वो इंशाल्लाह जल्द रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन आज मैं ये कह सकता हूँ शाहज़ाद भाई कि जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, वो एक बहुत ही वुसअत रखने वाली शख्सियत है। उनका जो थॉट प्रोसेस है, वो सुन के और वो जान के मुझे जितनी मोटिवेशन मिली है, और उससे एक बात तो बड़ी ज़बरदस्त जो एड्रेस हुई है, मैं ये समझता हूँ कि हमारे वो नौजवान जो कि मायूस हो जाते हैं अपने आप से या मुल्क से, और हमारे मुल्क की पोटेंशियल जो मौजूद है हमारे मुल्क में,
उसको अंडर एस्टिमेट करने लग जाते हैं और बाहर की तरफ देखने लग जाते हैं, अपना फ्यूचर वहां सिक्योर करने की कोशिश करते हैं। तो डॉक्टर फरहान ईसा जैसी एग्जांपल्स हैं कि जिनसे देख के हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए और अपने मुल्क से बजाय ये सवाल करने के कि हमें मुल्क ने क्या दिया, हमें ये सवाल करना चाहिए अपने आप से कि हमने मुल्क को क्या दिया। और जब अगर मैं ये समझता हूँ कि ये सवाल अगर हम देखें, कर लें मैं और इसका जी जवाब बिल्कुल, कर लें, क्या ही तो मैं ये समझता हूँ कि सारे ही जो पाकिस्तानी हैं, चाहे वो हालात से मायूस हैं नहीं हैं, सभी अपने अंदर एक पोटेंशियल तलाश कर लेंगे और इस मुल्क की सर्विस के लिए खुद ब खुद जो है वो जुट जाएंगे और अपना किरदार अदा करते जाएंगे। जी, आप कुछ कह रहे थे? जी, जी, मैं बिल्कुल यही कह रहा था कि बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने माशाल्लाह बहुत सारी कामयाबियाँ समेटी होती हैं, लेकिन उनके पास वो वुसअत क़ल्ब ही नहीं होती, वुसअत क़ल्ब नहीं होता। लेकिन डॉक्टर फरहान ईसा ऐसी शख्सियत हैं कि माशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त शख्सियत के मालिक हैं। जहाँ भी हमने देखा, जहाँ भी पाकिस्तान पर या कराची वालों पर एक आज़माइश का लम्हा आया, तो ये शाना बशाना खड़े रहे। मेडिकल के प्रोफ़ेशन के हवाले से बात की जाए तो उनकी बेबहा खिदमात हैं। बारहा मैंने देखा माशाल्लाह ये हर जगह हमें दिखाई देते हैं और जहाँ भी जिस तरह भी फलाही कामों में के हवाले से इनकी ज़रूरत पड़ती है पाकिस्तान को, तो ये शाना बशाना खड़े रहते हैं, बगैर आवाज़ दिए ये खड़े रहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मुंतज़िर होते हैं कि उन्हें कोई बुलाए तो वो काम करें, लेकिन डॉक्टर फरहान ईसा ऐसी शख्सियत हैं जो हर लम्हा पाकिस्तान के लिए खड़े रहते हैं और वो ये चाहते हैं कि हम इस मुल्क के मफाद में काम करें, इस मुल्क के लोगों के लिए काम करें, फलाही काम करें, खिदमत का काम करें। तो मैं सलाम पेश करता हूँ डॉक्टर फरहान ईसा साहब को इन तमाम और डॉक्टर साहब से बस यही कहना चाहूँगा कि आप जैसे अशख़ास की हमें अशद ज़रूरत है, इस मुल्क को अशद ज़रूरत है। जिस तरह से आपने कहा कि आपका कोई इरादा नहीं रहा कि आप किसी और मुल्क की नेशनैलिटी लें, आपने अपनी तमाम तर खिदमात जो हैं वो इस मुल्क के लिए निछावर की। तो हम इसकी कदर करते हैं और आपके लिए दुआगो भी हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं आपके तवज्जुह से ये कहना चाहूँगा, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ये कहना चाहूँगा कि जो बहुत सारे लोग जो सिर्फ़ अपने आप में रहते हैं, उन्हें इन तमाम तर चीज़ों से बाहर आना चाहिए। डॉक्टर फरहान ईसा साहब जैसे शख्सियत हमारे पास मौजूद हैं, उनको देखकर वो एग्ज़ाम्पल सेट कर सकते हैं, उनको देखकर वो मोटिवेशन हासिल कर सकते हैं और वो भी बाहर आएँ और वो मिलकर काम करें। डॉक्टर साहब, और अनडाउटेडली शाज़िब भाई, मैं ये कहना चाहूँगा कि अनडाउटेडली फरहान ईसा साहब हमारे पास एक एग्जांपल के तौर पे मौजूद हैं ऑलरेडी। बस ये है कि लोगों को देखना समझना ज़रूरी है और रियलाइज़ेशन करना ज़रूरी है कि अपने मुल्क की तरफ हमें सर्विस देने की ज़रूरत है, हमें अपने आप से ही सवाल करने की ज़रूरत है कि हमने मुल्क को क्या दिया। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर फरहान ईसा साहब ने यही सवाल अपने आप से किया होगा और यही वो सर्विसेज हैं, यही उसके जवाब में उनकी वो सर्विसेज हैं जो आज हमारे सामने मौजूद है। डॉक्टर फरहान ईसा साहब, मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक जो इनिशिएटिव आपने लिया और जो कि आज एक बड़ा नेटवर्क में तब्दील हो चुका है, डॉक्टर ईसा लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, इसका इनिशिएटिव आपने किस सन में लिया? इसके पीछे ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? और क्या मोटिवेशन थी? क्या इसके पीछे सोच कार फरमा थी? और क्या स्ट्रगल रही आपको एक छोटे से इनिशिएटिव से लेकर इसको इतने बड़े इनिशिएटिव में कन्वर्ट करने में? इसके हवाले से सर अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए प्लीज हमारे साथ। नहीं देखिए, मैं 2-3 तरह से इसको जवाब दूँगा। पहली चीज़ तो ये है कि ये मेरे फ़ादर प्रोफ़ेसर डॉक्टर ईसा अब्दुल्ला जो थे वो इसके फ़ाउंडर थे और उन्होंने 14 अगस्त 1987 को इसकी बुनियाद रखी थी। और वो इससे पहले बाहर काम कर रहे थे और वो पाकिस्तान सिर्फ़ इसलिए आए थे कि यहाँ पे जरासीमों का जो प्रॉब्लम है और इन्फेक्शियस डिज़ीज़ेज़ का वो देख रहे थे कि बढ़ रहा है। और उन्होंने आके सबसे पहले इसकी लैब की बुनियाद रखी और वो सारा फ़ोकस उसका प्राइमरीली जो था वो इन्फेक्शियस डिज़ीज़ेज़ और जरासीमों में और उसकी तशख़ीस और उसकी ट्रीटमेंट के ऊपर था। मैंने जी लैब जॉइन करी ग्रेजुएशन के बाद 96 में और ज़ाहिर है मैं उस वक़्त से हूँ। अब तो माशाल्लाह अच्छा ख़ासा टाइम हो गया। आप लोग पता नहीं उस वक़्त पैदा भी हुए होंगे कि नहीं हुए होंगे। लेकिन 96 के अंदर उसके बाद मैंने फिर ज़ाहिर है पढ़ता भी गया, काम भी करता गया और एमफ़िल पीएचडी मैंने दौरान किया। बाहर जाने का भी, हार्वर्ड जाने का भी मुझे मौका मिला और मैं 2008 और 2009 में वहाँ पे भी गया, तो काफ़ी एक्सपोज़र भी हुआ। फिर मैंने डाउ मेडिकल कॉलेज में भी पढ़ाया है जी 12-13 साल प्रोफ़ेसर। यस एग्जैक्टली। तो सिचुएशन ये थी कि देखिए 2-3 चीज़ें थी। फिर हम जब यहाँ पे आए तो ज़ाहिर है हमारे पास फिर माशाल्लाह नाम बढ़ने लग गया था और ज़ाहिर है मैं जब सीईओ बना 98 में ही बन गया था, तो उसके बाद जो है वो मैंने फिर इसकी ब्रांचेस बनाई और बड़े चैलेंजेस थे। उस वक़्त हालात कराची के बहुत ख़राब थे। हालात तो अभी 5-6 साल तक भी ख़राब थे, लेकिन उस ज़माने में तो बहुत हालात ख़राब थे और जो है वो लेकिन हेल्थ की नीड थी। तो हमने उस वक़्त बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी नहीं सोचा
कहते हैं ना, जब नीयत साफ होती है अल्लाह ताला खुद ही नवाज देता है और अल्लाह ताला बिल्कुल छीन भी लेता है अगर उसको कोई बात पसंद ना आए। तो हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है इसके अंदर। तो ना उस वक्त हमने फिर ब्रांचेस खोली। मेरे पेशेंट्स डॉक्टर ईसा के आते थे, वो दूर दूर से होते थे तो वो आ नहीं पाते थे, तो उसकी नीयत से हमने ब्रांचेस खोली थी। फिर ब्रांचेस जा रहे जो लोग, अच्छा हमारी माशाल्लाह 98% रिटेंशन लेवल है। हमारे पास कोई जॉब, हमारे पास जितने लोग जॉब करते हैं कि वो ज्वाइन कर लेते हैं ना तो छोड़ते नहीं है, क्योंकि हम फैमिली की तरह उनको रखते हैं। और बल्कि हम आज जो कुछ भी हैं वो उन्हीं की वजह से हैं, उनकी भी बहुत मेहनत है इसके अंदर। ईसा लैब में उन पूरी टीम वर्क होता है, इस लाइक क्रिकेट टीम ना, हर बंदा खेलता है, सिर्फ कैप्टन इनाम जरूर उठाता है, लेकिन पूरी जो टीम है ना वो उसकी उसकी मेहनत होती है उसके पीछे। मेरे ख्याल से मुझसे ज़्यादा मेहनत मेरी टीम की है। तो अब सिलसिला ये कि वो फिर बढ़ता चला गया। फिर उसके बाद जब 2009 में मैं जब वापस आया तो मैंने रियलाइज़ किया कि जितने हमारे लोग हैं उनको भी प्रोग्रेस करना है और उनको भी आगे बढ़ना है। तो फिर उसके लिए ज़रूरी था कि बिज़नेस भी आगे बढ़े। और उस वजह से एक मैनेजर था तो फिर 2 ब्रांचों का क्लस्टर मैनेजर बने, फिर वो 3 का बने और फिर नीचे वाले जो हैं वो उसकी जगह पे आए। सो ये कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट ये कभी भी नहीं था कि हम अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करेंगे, बल्कि इसलिए करेंगे 2 वजूहात से। एक तो ये था कि हमारे लोग भी प्रोग्रेस करें और वो डिज़र्व भी करते हैं और हैप्पी हों और अपॉर्चुनिटीज़ हों उनके लिए, है ना? क्योंकि उन्होंने भी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। और दूसरी चीज़ ये थी कि हम ये समझते थे कि हम अपनी कम्युनिटी को सर्व करेंगे बाय प्रोवाइडिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़। तो हमारा यही कॉन्सेप्ट रहता है कि जॉब प्रोवाइडर्स बनाएं और लोगों को जॉब्स दें, क्योंकि गवर्नमेंट अगर बहुत अच्छी भी चलेगी तो सबको जॉब्स नहीं दे सकती। इस वक्त भी हम लोग नवाबशाह कल गए थे, पुलिस की का एक एक्टिविटी थी वहाँ पे, कोरोना अवेयरनेस कर रहे थे डीआईजी मजहर नवाज शेख के साथ। वहाँ पे पूरी पुलिस फोर्स की हमने लेक्चर्स भी लिए और टेस्ट भी किए। बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने। तो अब हम यही सोच रहे हैं कि अब सब पूरे पाकिस्तान में तरह हम ग्रो भी कर रहे हैं। उसका सिर्फ रीज़न ये नहीं है कि हम अपनी रीच फाइनेंशियली बढ़ाएं, लेकिन उसकी साथ साथ सर्विस ओरिएंटेड तो होना ही चाहिए इंसान को, लेकिन साथ साथ ये कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी निकलें और लोगों को एक अच्छा रास्ता मिले एक हक हलाल का। क्योंकि देखिए, हम अगर हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने जो है वो अभी काफ़ी पीस ले आई है माशाल्लाह। उसमें ज़ाहिर पॉलिटिकल विल भी था, पॉलिटिशियंस को भी हमको तारीफ़ करनी चाहिए। लेकिन साइमल्टेनियसली जब तक जॉब अपनी मिलेगी लोगों को, अगर लोग बेरोजगार होंगे तो मजबूर होंगे क्राइम की तरफ, जो कि होना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुआशरा ऐसा है ना। तो इस वजह से बहुत ज़रूरी है कि सारे बिजनेसेस जो हैं वो लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ दें, चाहे अर्निंग ना भी हो, लेकिन अगर बैक टू बैक चल रहा हो तो भी ठीक है कि लोगों को जॉब्स मिल रही होंगी। और मैं बताऊँ, जब दुआएं मिलती हैं ना तो अल्लाह ताला खुद ही अल्लाह ताला, देखिए इन द एंड आपको क्या चाहिए। मैंने देखिए इस उम्र में आके, ज़ाहिर है मैं आप लोगों की डबल एज का हूँगा, जब इस उम्र में आके मैं ये रियलाइज़ करता हूँ कि इन द एंड आपको एक अच्छा कमरा चाहिए, बिस्तर चाहिए जिसमें आप आराम से सो सकें। चाहे आपका 100 कमरों का भी घर हो, सोना आपने एक ही कमरे में है। आपके पास 100 गाड़ियाँ भी होंगी तो चलानी आपने एक ही गाड़ी है, ठीक है ना? तो आपकी कंफर्टेबल लाइफ हो कि आपका चले 2-3 वक़्त का खाना अच्छा हो जाए, अच्छे दोस्तों में कभी बैठ गए, एक रीज़नेबल अमाउंट ऑफ मनी चाहिए होता है। उससे ज़्यादा मैं हफ़िज़ जो है ना, मैं आपको बताऊँ, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ़ को वैसे भी बेहतर नहीं करती। वो पैसा बैंक में रहेगा या प्रॉपर्टीज़ में रहेगा, ये मैं आपकी तरफ से मैसेज भी दूँगा सबको, वो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ़ को नहीं बेहतर कर सकता। बल्कि हमारी एज में तो बल्कि हमें अब कोलेस्ट्रॉल भी कम खाना है, हम पराठे भी नहीं खा सकते, शुगर ज़्यादा खाएँगे तो पता चला दूसरा मसला हो जाएगा, ब्लड प्रेशर स्टार्ट होने वाला है, डायबिटीज़ भी होने वाली होगी। तो आपको और बल्कि केयरफुल होना होता है। और अब आप ज़्यादा रनिंग करते हैं, ज़्यादा वॉक करनी पड़ ज़रूरी हो गई है, जो है ना, वेट कम करना ज़रूरी हो गया है। तो इट इज़, आप सर्कल पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो फिर इन द एंड आप सोचेंगे क्या करा आपने। अगर मैं खुश हूँ तो मैं सेटिस्फाइड इसलिए हूँ कि भाई हमने लोगों को जॉब्स दी, लोगों के घर के किचन्स चल रहे हैं, इन हालात में भी हम लोगों को सैलरीज दे रहे हैं, उनको चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस है इस वक्त, और अल्लाह ताला देने वाला है, अल्लाह ताला देगा। अगर वो बेहतर समझेगा तो हमें देगा, अल्लाह ताला इस दुनिया में नहीं दे, हमें आखिरत में दे दे। तो नीयत साफ हो और बाकी कंफर्टेबल लाइफ हो, हविस नहीं होनी चाहिए। एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, मैं आप लोगों को सबको राय दूंगा कि पॉजिटिव लोगों में रहें। देखिए, जो इस्लाम में जो चीज़ें मना है ना, गीबत करना, चुगली करना, बुराइयां करना, कीना करना, ये चीज़ें भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आपको सबको रहना चाहिए ऐसे लोगों के साथ जो ये चीज़ें ना कर रहे हों। अगर कोई किसी की बुराई आपसे करे, मैं ऐसे लोगों से बिल्कुल नहीं मिलता जो किसी की बुराई करते हैं, ठीक है ना? पहली बात ये नहीं कि वो मेरी भी बुराई बिल्कुल। करेंगे, क्योंकि उनकी आदत होती है, बल्कि वो आपको डिप्रेशन और एक स्ट्रेस में डाल देते हैं, नेगेटिव यस। बातें। सब बच्चों को, आप जैसे बच्चों को मैं कहूँगा कि नेगेटिव लोगों से दूर रहें, पॉजिटिव लोगों के साथ रहें। अगर ऐसे लोगों को आप ये रहते हैं जो आपसे कहते हैं कि स्टेज पे मत जाएँ, लोग मज़ाक उड़ाएँगे या इसमें हिस्सा मत लें या उस चीज़ में मत जॉइन करें, ऐसे ये दोस्त नहीं है, आपके दुश्मन हैं। इन लोगों से आप बिल्कुल ना मिलें। आप ऐसे लोगों से रखें जो पॉजिटिव हों, जो आगे बढ़ना चाहते हों, जो जो सर्विस करना चाहते हों, जो जो ऑनेस्टी से, एथिकल वे से चलना चाहते हों। क्योंकि ये मैं आपको बता दूँ
विद माई ऑल माई एक्सपीरियंस के जो भी बुराइयां हैं वो शॉर्ट टर्म तो फ़ायदा दे देती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म बहुत नुकसान दुनिया में ही दे देती हैं, आखिरत की बात तो छोड़ें। तो हमेशा अपनी कंपनी में पॉजिटिव लोगों को रखें जो आपके साथ पॉजिटिव बातें करें। और यही मैं आपको बता रहा हूँ, जब 90s में हमने लैब ज्वाइन किया तो हमारे एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स थे, वो कहते थे यार ये पाकिस्तान में क्या रखा है, हमें मुल्क को छोड़ देना चाहिए, हमें बाहर चला जाना चाहिए, तबाह हो गए हम लोग इधर रह के। और एक ग्रुप जिनके मैंने आपसे नाम लिए, उन्होंने कहा कि नहीं यार पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतनी आबादी है, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, सारे मौसम है, एग्रीकल्चर है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हम तो यहीं पे काम करेंगे। आज मैं आपको बात बताता हूँ, जितने लोग बाहर गए अल्लाह ताला उनको खुश रखे, लेकिन जो पाकिस्तान में रहे वो उससे ज़्यादा खुश हैं। और बहुत सारे लोग अब वापस आके उन्हीं लोगों के पास जॉब्स कर रहे हैं जो पाकिस्तान में रहे। बिल्कुल सर, मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले तो मैं मतलब आपका दोबारा से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आज आपने हमें अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया, और ना सिर्फ ये कि अपनी जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस के हवाले से हमें आगाह किया, ये आपने एक्सपीरियंसेस शेयर की, बल्कि आपने अपने पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस और उससे जो कुछ आज मैं समझता हूँ हमारे नाज़रीन को और मुझे खुद सीखने को मिला होगा, यकीनन वो बहुत कम लोगों से हमें सीखने को मिलता है, क्योंकि वही बात आपकी कि पॉजिटिविटी हमारे माशरे में कम है और नेगेटिविटी ज्यादा है। तो आप जैसे पॉजिटिव लोगों का होना, आप जैसे लोगों का फोरफ्रंट पे आना, आप जैसे लोगों का हम नौजवानों को, जिनको आगे मुस्तकबिल, जो कि आगे मुस्तकबिल के मेहमान हैं और जिन्हें हमें ही इस मुल्क की बागडोर संभालनी है, तो हमें आप जैसे लोगों की रहनुमाई की और गाइडेंस की बहुत जरूरत है। यकीनन आज आपके होने से मैं ये समझता हूँ कि जितने भी अब तक हमारे सेशन हुए हैं हमारे खिदमतगार के, उसमें सबसे पॉजिटिव सेशन आपका आज हमारे साथ रहा है और अभी इंशाल्लाह मजीद चलेगा। मैं कुछ कमेंट्स ऐड करना चाहूंगा जो हमारे नाज़रीन हमें ज्वाइन किया है, जिन्होंने और जो देख रहे हैं। आसिफ अली सांड हैं जो कि इंटीरियर से ताल्लुक रखते हैं, वो कहते हैं माशाल्लाह, और वो आपको मुखातब करते हुए कहते हैं सर वेल एक्सप्लेन्ड सर प्रोफेसर डॉक्टर फरहान साहब। थैंक यू वेरी मच आसिफ फॉर योर कमेंट्स एंड फॉर ज्वाइनिंग अस। काजी अयाजुद्दीन साहब हमें ज्वाइन करते हैं, वो कहते हैं नाइस प्रोग्राम माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच। और फराज खान साहब भी हमें ज्वाइन करते हैं, वो शो को सराहने के साथ साथ शाजिब भाई को भी सराहते हैं, बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा मशल भट्ट साहिबा हैं जो कि हमें ज्वाइन करती हैं और कहती हैं रियली प्राउड ऑफ यू प्रोफेसर डॉक्टर फरहान साहब। सर कमेंट्स तो ये जितने थे वो मैंने ऐड किए, क्योंकि आपका मेडिकल प्रोफेशन से ताल्लुक रहा, आपने उसके बारे में हमें आगाह किया, अपने जो भी एक्सपीरियंसेस आपके रहे, और आपने डॉक्टर ईसा लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर की किस तरीके से बुनियाद रखी गई, क्या चैलेंजेस है, उसके बारे में हमें आगाह किया। आपका ताल्लुक सर एक बहुत ही नोबल और प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, रोटरी इंटरनेशनल, उससे भी आपका ताल्लुक है। तो सर ये जर्नी आपकी कैसे स्टार्ट हुई और इसमें आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, और रोटरी इंटरनेशनल क्या है, व्हाट इज रोटरैक्ट, ये हमारे जितने भी देखने वाले नाज़रीन हैं इनको आप आगाह कीजिए, ताकि ऐसे वो नौजवान जो कम्युनिटी सर्विस या सोशल सर्विस में आना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकें इस ऑर्गेनाइजेशन को और आगे बढ़ सकें। प्लीज सर अपने कमेंट्स दीजिए। देखिए रोटरी जो है वो दुनिया की लार्जेस्ट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है जो 1905 में बनी थी। अच्छा, अब एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप कोई अच्छी नीयत रखते हैं और आप अच्छा काम करना चाहते हैं तो बगैर टीम के हो नहीं सकता। रोटरी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें रोटरी की एक बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि इसमें बहुत सारी डिफरेंट प्रोफेशंस के लोग आपको मिल जाते हैं एक ही जगह पे। फॉर एग्जांपल अगर आप आज सोचते हैं कि मैं जो हूँ एक मेरे पास फंड्स हैं और मैं एक स्कूल बना दूँ, ठीक है, तो आपको ज़मीन भी चाहिए, आपको एक आर्किटेक्ट भी चाहिए, आपको टीचर्स चाहिए जो सिलेबस बनाएंगे, जो आपको एडवाइस कर सकें, आपको HR के प्रोफेशनल्स चाहिए जो हायरिंग करा सकें, आपको कनेक्टिविटी चाहिए होगी। ये सारी चीज़ें जो है ना वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको रोटरी जो प्रोवाइड कर देता है। नॉट ओनली लोकल कनेक्टिविटी, पाकिस्तान जैसे हमारे ना पाकिस्तान में 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एक है डिस्ट्रिक्ट 3271 जो सिंध और बलोचिस्तान है, और एक है पंजाब और KP के जो कि डिस्ट्रिक्ट 3272 है। हमारे 3271 के अंदर जो है तकरीबन 92 प्लस क्लब्स हैं, हर क्लब के अंदर 20, 25, 100, 200 मेंबर्स हैं जो अलग अलग प्रोफेशंस के अंदर हैं। आप किसी को भी रीच आउट कर सकते हैं, वो हर एक इसका नियत से है कि वो लोगों की मदद करेगा। अच्छा, अब पहले ये होता था कि 30 साल से जो कम जो उम्र के लोग हैं वो रोट्रैक्टर मूवमेंट के अंदर होते हैं, उनके ऊपर थोड़ी सी डिफरेंट रिलैक्सेशंस हैं, वो रिलैक्सेशन भी बढ़ गई है, उम्र उनकी ज़्यादा भी हो सकती है, और उससे छोटे जो हैं वो इंटरेक्ट कराते हैं 18 साल से कम के। तो ये हर फोरम है। दूसरा इसमें एक बड़ी और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि टीम वर्क के अलावा देखिए कभी होता है ना कि फॉर एग्जांपल भाई मैंने आप में से किसी ने एक चीज़ को ज्वाइन किया, आपने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया, चले स्कूल का एग्जांपल ले लेते हैं,
है ना। अब क्या हुआ कि आप यंग हैं, अब आपने इन्वेस्ट भी कर दिया, स्कूल को बना भी दिया, लेकिन अब आपको एकदम से एक चैलेंज ये आया कि आपकी कंपनी ने आपको सऊदी अरेबिया भेज दिया या अमेरिका भेज दिया, या आप किसी वजह से खुद चले गए, आप 1-2 साल नहीं कर सकते। तो ऐसा क्या होता है, ऐसे बेतहाशा प्रोजेक्ट जो है वो बंद हो जाते हैं, फिर कि उनकी जो रुए रवाएं ना वो हट गए। रोटरी में क्या होता है कि क्लब का प्रोजेक्ट होता है, तो आप नहीं होंगे तो दूसरा इन्वॉल्व हो जाएगा, क्लब एट सेल्फ पूरी एक ग्रुप ऑफ पीपल उसको लेके चलता है, तो कंटिन्यूटी भी रहती है बहुत ज़्यादा। फिर इसमें एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इसके अंदर रोटरी में जो है वो स्पीकर्स आते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरा प्रोफेशन है मेडिकल, या आपका है इंजीनियर या जर्नलिज्म, या जो भी प्रोफेशन है आपका, आर्किटेक्चर या जो भी जिसमें भी आप हैं, तो आपको दूसरे प्रोफेशंस का पता नहीं है। तो क्या होता है कि हर क्लब में कहीं ना कहीं जो है महीने में 2 या 3 स्पीकर्स आते हैं, तो 92 क्लब में आप सोचें कितने स्पीकर्स आते हैं। तो उसके अंदर स्टेट बैंक के गवर्नर भी आएंगे, वो माशी सूरत हाल पे बात करेंगे, आप सवालात उनसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। आपके पास जो है वो वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ आएंगे, उनसे आपकी इंटरेक्शन होगी। तो जो रोटेरियंस होते हैं उनको काफ़ी, उनकी जो बेस है ब्रॉड बेस होना शुरू हो जाती है नॉलेज, कि वो कुएं के मेंढक नहीं रहते, उनकी नॉलेज भी काफ़ी बड़ी हो जाती है और उनकी नेटवर्किंग भी बहुत हो जाती है। और नेटवर्किंग उनको बिजनेस में भी हेल्प करती है और वो सर्विस प्रोजेक्ट्स भी कर सकते हैं मिल के साथ। अभी हमने जो है कोलैबोरेशन में कोई रेड क्रेसेंट या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से भी कोलैबोरेशंस डेवलप हो जाती हैं। अभी रिसेंटली सुलेमान माधा आए हुए थे, सुलेमान मोहम्मद मेदी, जो कि आप लोगों से थोड़े से बड़े होंगे, आई थिंक ही मस्ट बी 39-40 ईयर्स के, जो कि सीईओ हैं, चेयरमैन है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के, यंगेस्ट सीईओ चेयरमैन, सही है ना। तो वो आए, तो आप ऐसे लोगों, जब आप ऐसे सक्सेसफुल लोगों से मिलते हैं, हमारी उम्र के लोग नहीं, आपकी उम्र के लोग, तो आप लोग उनसे देखिए, सिर्फ नॉलेज नहीं चाहिए, उनके अंदर ऐसी बेतहाशा क्वालिटीज होती हैं जो वो इस लेवल पे पहुंचे होते हैं। वो आप उनकी वे ऑफ टॉकिंग, उनकी कम्युनिकेशन, उससे आप सीखते हैं कि कैसे अपने आप को कैरी कर रहा है। और सेकेंडली जो आप उससे दोस्ती भी कर सकते हैं। तो कहाँ पे आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी कि एक जनरल साहब भी आ रहे हैं स्पीच करने के लिए, जो है हमारी डिफेंस के ऊपर, या जो है टॉप के लोग आ रहे हैं, क्योंकि जो स्पीकर्स हैं वो हमेशा लीडिंग लोग होते हैं या फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ईदी साहब को बुलाया होता था उस ज़माने में जब वो हयात थे, या जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, सैलानी हो गया, आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट हो गया, तो इस तरह से बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, वो आते हैं, तो आपको भी सीखने का मौका मिलता है कि कैसे लोग काम करते हैं, कैसे वो इंस्पायर्ड होते हैं, और व्हाट आर द गुड प्रैक्टिसेस। देखिए कभी कभार आप कोई काम करते हैं ना, तो आपको पहिया दोबारा इजाद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये भी देखना होता है कि दूसरे लोगों ने कैसे काम किया और हम उससे सीख सकें। सो आई थिंक ये भी बहुत अच्छी चीज़ होती है। फिर तीसरी, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया की तकरीबन सारी कंट्रीज़ के अंदर मौजूद है। वहाँ से अब मैं जो हूँ उसका ज़ाहिर लीडिंग होऊंगा 1 जुलाई से, गवर्नर बन रहा हूँ। तो अपनी डिस्ट्रिक्ट का, तो मेरा मकसद ये है कि वहाँ से ये 3 साल पहले हो जाते हैं इलेक्शन। सर सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बट मैं आपको जो है वो पेश ही मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आप माशाल्लाह से गवर्नर इलेक्ट होने जा रहे हैं। तो अब आप कंटिन्यू कीजिए। आई गेस कुछ टेक्निकल इशू हुआ है, वो सॉल्व हो जाएगा। कैन यू हियर अस डॉक्टर फरहानी साहब? ये आपकी तरफ से, हाँ मुझे आवाज़ आ रही है, आपकी आवाज़ आ रही है। ओके सर, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो बेसिकली ये है कि जो है वो जो है इसमें जो रोटरी के थ्रू स्पीकर्स के अलावा जो है आप, तो मैंने लोगों को इनवाइट कर रहा हूँ पाकिस्तान के, वो यहाँ पे आके डोनेशंस भी दें, और साथ साथ पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज भी क्रिएट हो, कि लोग यहाँ पे पाकिस्तान को बहुत ही नेगेटिव समझते हैं, तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज वो अपनी कंट्रीज़ पे लेके जाए। अभी हमने जर्मनी के लोगों को बुलाया हुआ था, अभी ताइवानीज़ आने वाले थे, जर्मन वाले तो होके चले गए, लेकिन ताइवानीज़ से अभी अनफॉर्चुनेटली कोरोना आ गया। तो अब जो है ये 1 जुलाई से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारी कंट्रीज़ के लोग यहाँ पे आएँ, हम उनको हॉस्पिटैलिटी भी करें, उनका ख्याल भी करें, और उनको जो है हम इसके अंदर जो है क्या कहते हैं, जी आई गेस कुछ टेक्निकल मसला, जी बिल्कुल, उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ही विल जॉइन अस शॉर्टली। जितने भी नाज़रीन हमें देख रहे हैं, मैं उनसे चाहूँगा कि वो मज़ीद कमेंट्स कीजिए और मज़ीद सवाल कर सकते हैं, क्योंकि आज जो शख्स हमारे पास मौजूद हैं
जैसा कि अब तक जितने भी हमारे नाज़रीन हैं उन्होंने और जो अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्होंने देख लिया होगा कि एक वर्सेटाइल पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद है, जिनके सिर्फ एक ही शोबे नहीं कई शोबों में जो है वो खिदमात है उनकी और बहुत ही वास्ट एक्सपीरियंस है। तो जितना आपने जानना है, जितना मजीद आपने जो है वो कोई भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज है, किसी भी फील्ड के हवाले से, किसी भी शोबे के हवाले से कोई भी गाइडेंस आपको चाहिए तो आप मुझसे कर सकते हैं। डॉक्टर फरहान साहब ने हमें दोबारा ज्वाइन कर लिया है। जी डॉक्टर साहब। जी, तो अब ये है कि जैसे आपने कहा ना, तो मैं एक चीज़ और बताता चलूँ कि स्पोर्ट्स के बारे में आपने मेरा ज़िक्र किया था। यस यस, देखिए मेरा हमारे अगला सब सवाल लोगों को जो है ना स्पोर्ट्स का करना बहुत ज़रूरी है। उसके मैं कुछ आपको मकासद बताऊँ, जिसको हम बहुत स्पॉन्सर भी करते हैं, प्रमोट भी करते हैं। हम तकरीबन हर गेम को सपोर्ट करती है डॉक्टर ईसा लेबॉरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। और उसका रीज़न ये है कि देखिए, एक तो स्पोर्ट सिर्फ ये नहीं कि वो एक्सरसाइज है। इस वक्त हर शख्स को 40 मिनट्स एक्सरसाइज तो करनी चाहिए फॉर वेल बीइंग, फॉर इम्यूनिटी बूस्टर। खासतौर पे कोरोना इन्फेक्शन के दौरान भी अगर हमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ानी है तो ज़रूरी है कि 40 मिनट से ज़्यादा जो है वो एक्सरसाइज होनी चाहिए। लेकिन स्पोर्ट्समैन हम क्यों इतना ज़्यादा इसको इनकरेज करते हैं? इसलिए कि हमारे जो स्पोर्ट्समैन हैं वो स्पोर्ट्स जो है वो डिप्लोमेसी में भी पाकिस्तान के लिए हेल्प कर सकती है। हमारे स्पोर्ट्स पाकिस्तान का इमेज बेहतर करना इंटरनेशनली, उसमें भी मदद कर सकती है। तीसरी चीज़ ये है कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हमें लोगों को सिखानी है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ये है कि अगर आपसे बेहतर कोई है और आप उससे हार जाते हैं तो आप उससे को मुबारकबाद दें। इतना आपके अंदर गट्स होनी चाहिए और एक इज्जत और वक़ार होना चाहिए कि वो आपसे जीता है मेरिट पे। और फिर अगर आपने उसको हराना है तो फिर आप मेहनत करें और मेहनत से उसको हराएं। ये नहीं कि उसको गिरा के चढ़ जाएं उसके ऊपर। ये चीज़ हमारी कौम को सीखनी बड़ी ज़रूरी है। जो आपसे बेहतर है उसकी इज्जत करना, अगर आपको उनसे बेहतर होना है तो बी बेटर देन देम। जेलसी, एनवी, उसकी बुराई करना और उसको गिरा के ऊपर चढ़ना, ये लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। हमारी कौम को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के लिए चाहिए और आप जैसे यूथ को ये प्रोपोगेट करना चाहिए कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पैदा करें लोगों के अंदर। मुश्किल काम है, कुछ चीज़ काम आसान नहीं है, लेकिन सही काम है। हमें वो काम करना है जो सही है, जो हमारी कौम को मिलके डेवलप कर सकता है, जो मोहब्बतें फैला सकता है। दूसरा, स्पोर्ट्समैन में क्या होता है, जब आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं या इवन अपने सिटी को करते हैं तो उसमें ये नहीं होता कि कौन सिंधी है, कौन महाजिर है, कौन बलोची है, कौन पठान है, कौन सराइकी है। जितनी भी इतनी खास है हमारे, ये कोई कहानी नहीं होती। कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन क्रिश्चियन है। आप टीम होते हैं और आप टीम होते हैं और एक टीम होती है और एक टीम का एक नज़रिया होता है और उस टीम का एक मंजिल होती है और वो मंजिल ये होती है कि हम जीतेंगे। और उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि रिलीजन क्या है। और हमारी कौम को, पाकिस्तान को इस चीज़ की अशद ज़रूरत है। ये भी स्पोर्ट्स सिखाता है। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इस तरीके से, जितना हम कोई इतनी बड़ी भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो पूरे पाकिस्तान को संभाल सकती हो, लेकिन हम अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ों को हम एस्टैब्लिश करें। एक और चीज़ जो हम बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं वो वेमेन एम्पावरमेंट है। 51% हमारे पास लेडीज़ हैं और हमारी, मैं आपको बात बताऊँ कि हमारी मेडिकल प्रोफेशन में तो आपको पता है 70% से ज़्यादा गर्ल्स होती हैं, लेडीज़ होती हैं। क्योंकि आप अगर मेडिकल कॉलेजेस में जाएंगे और आप एमएससी बीएससी यूनिवर्सिटीज़ में भी जाएंगे जहाँ पे साइंस के सब्जेक्ट्स हैं तो आपको 95% फीमेल्स मिलेंगी, ठीक है ना। और उनके अंदर बेतहाशा टैलेंट है। लोग अमेरिका में, बाहर लोगों, बहुत सारी कंट्रीज़ में समझते हैं कि हम अपनी लेडीज़ को इनकरेज नहीं करते। मैं तो आपको कह रहा हूँ हम तो बहुत इनकरेज करते हैं और हमारी लेडीज़ बहुत ज़बरदस्त हर चीज़ में परफॉर्म करती हैं और वो शान है बशाना है। और इतनी महंगाई हो गई है पाकिस्तान में और हर जगह पे कि अब एक मर्द से, हस्बैंड से हाथ घर चल भी नहीं सकता। घर की लेडीज़ को भी इन्वॉल्व होना पड़ता है कि हाथ बच जाए और दुनिया के ऊपर भी इतना स्ट्रेस नहीं आए। देखिए, इतना स्ट्रेस हो गया हमारे पास जिसकी वजह से हर पेशेंट जो है, आप देखेंगे 40-50 साल का, उसको ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ जो है वो वबा की तरह फैल रहा है और उसे लाख दर्जे कोरोना से ज़्यादा इन्फेक्शन जो है ना वो इन दोनों बीमारियों से होती हैं जो स्ट्रेस की वजह से है। एक स्ट्रेस है फाइनेंशियल और एक है हविस का स्ट्रेस, कंपैरिजन का स्ट्रेस दूसरों से। और कहते हैं ना, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। तो इसका जो स्ट्रेस है कि भाई दूसरे के पास गाड़ी है तो मेरे पास ये छोटी गाड़ी क्यों है, इसी चक्कर में हमारी कौम जो है ना, क्योंकि लीडरलेस कौम है हमारी, और उसमें जो है, और जो यंगस्टर्स हैं उनके अंदर इतना पोटेंशियल है, वो यंगस्टर्स जो हैं वो अपना रोल अदा नहीं कर रहे। वो कंप्लेनों में कंप्लेन्स करते हैं और वो जेलसी और नेगेटिविटी और पॉलिटिक्स, मतलब उनको राह में लेके आना है। और आप जैसे प्रोग्राम को मैंने क्यों ज्वाइन किया रात में, मैं भी सुबह का काम पे निकला हुआ हूँ, कि अगर मेरी बात किसी को सही उस पर ला सकी तो ये उनका खुद का फ़ायदा है।
ये कल्चर, क्लास, कल्चर, क्रीड में इस्लाम में तो है ही नहीं, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, इससे भी फर्क नहीं पड़ता। हम असल में अपने रिलीजन से दूर होते चले जा रहे हैं। तो हम जो है ना वो हर चीज़ में गलत चीज़, ये सारी गलत चीज़ें, हविस करना, जेलसी, गीबत, चुगली, बुराइयाँ और नेगेटिव होना, अल्लाह पे भरोसा नहीं है हम लोगों को, हमें नहीं पता कि अल्लाह ताला देने वाला है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, हमें ये रिलीजन हमारा इतना ज़बरदस्त है, बल्कि हमारा रिलीजन बल्कि सारे रिलीजन में तकरीबन मिलती जुलती चीज़ें, ज़ाहिर है हमारा रिलीजन हम सबसे ज़्यादा अफजल ही समझते हैं उसको, लेकिन ये कि हर चीज़ में ये चीज़ें समझाई जाती हैं, सच बोलना, लोगों की इज्जत करना, ये चीज़ें तो मतलब अच्छा, ये कुछ चीज़ें रिलीजन में कुछ कॉमन एटिकेट्स हैं, ये एथिक्स हैं, मोरल वैल्यूज़ हैं जो कि हम लोगों को प्रोपेगेट करने चाहिए। तो हम लोग इस पे भी वुमेन की सैंक्टिटी, उनकी रिस्पेक्ट, ठीक है ना, उनकी, और उनको साथ लेके चलना, वो हमारी स्ट्रेंथ है। आप बताएं ना, एक ऑर्गेनाइजेशन हो जिसके अंदर आधे लोग घर पे बैठे हुए हों और आधे लोगों से क्रिकेट टीम का मैच हो जिसमें 5 प्लेयर्स खेल रहे हैं, 6 घर पे बैठे हुए हैं, तो क्या वो सामने से मुकाबला कर सकती है? क्या वो नहीं कर सकती? तो आपको पूरे 11 प्लेयर्स चाहिए, चाहे वो मेन हो चाहे फीमेल्स हो, चाहे वो ट्रांसजेंडर्स हो, क्या उनको जॉब्स नहीं मिलनी चाहिए? जिनकी एक मेडिकल बहुत प्रॉब्लम अहम है मसले उनके की साथ, निशान क्या दी उनको, जो बिल्कुल। आपको पता है फील्ड आइसोलेशन सेंटर जो कराची में बना है उसके अंदर ट्रांसजेंडर्स पूरे 24 घंटे काम कर रहे हैं, आप लोगों को आके उसकी भी स्टोरी करनी चाहिए। एक्सपो सेंटर पे आर्मी की लीडरशिप में वो चल रहा है और सब लोग मिलके काम करते हैं। क्या हमें एक दूसरे का मजाक उड़ाना चाहिए? क्या हमें ये कल्चर चीजें सीखनी चाहिए, लेकिन क्योंकि कोई इस पे बात नहीं करना चाहता ना, कोई सब टैबू सब्जेक्ट्स पे नहीं करना चाहते। मैं भी कहूंगा क्या, मेरा 1 घंटे है तो मैं अपनी मैंने भी दूसरी डेंटल सर्विसेज भी खोली है, दूसरी चीज़ें खोली है, मैं उसकी बात करूँ और मैं सोचूं कि मेरा बिजनेस कैसे बन गया है। लेकिन अब वक्त आ गया है, ये कोरोना के थ्रू मैं आपको बताता चलूँ कि अब एक पोस्ट कोरोना वर्ल्ड आएगी, एक एक पूरा सिस्टम चेंज होंगे। ये कोरोना जो है ये बड़े बड़े मुल्कों की जंगें ख़त्म करवा देगा। ये पुरानी इकोनॉमीज जो कोलैप्स हो गई हो, बड़ों को कोलैप्स करेगा और नए बिजनेसेस और नई इकोनॉमीज आएंगी इसमें। और ये डायनेमिज्म चेंज हो रही है, सोशल मीडिया का दौर आता चला जा रहा है, लोगों का अब जो सर्विसेज है, इवन प्लम्बर्स और कारपेंटर्स जो हैं वो भी अब सोच, तो ये थिंग्स आर चेंजिंग, हमें वी नीड टू मूव विद टाइम्स, वी नीड टू मूव विद द सिस्टम जो दुनिया प्रोग्रेस करती है। और ये आप लोगों का काम है, हम लोगों ने दुनिया अपनी जिंदगी गुजार ली है, ये आप लोगों का काम है कि आप अपने आप को कैसे लेके चलते हैं, अपने कॉलीग्स को कैसे पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाते हैं। आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आप एक एग्जाम्पल होने चाहिए। हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से पहले उनकी जो पहले से ही उनकी रेपुटेशन थी कि वो सादिक और अमीन हैं, वो एक रेपुटेशन वजन तोल के करते थे और सारे काम करते थे। अगर हम मुसलमान होते हुए अपने मुल्क में रेपुटेशन ख़राब करें और सारी नेगेटिविटीज़ में हम रहें और बुराई को देखते रहें और कम से कम बुरा भी ना समझें उसको, तो ये मुल्क कहीं पे भी नहीं जाएगा। लेकिन ये भी बताता चलूँ, ये मुल्क पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला हमेशा रहेगा और ये आप ही लोग इसको आगे लेके जाएंगे। ये अवेयरनेस सेशंस भी होने ज़रूरी हैं। ऐसी बहुत सारी बातें, अब हमने जो मल्लीर जेल पे भी बड़ा काम किया है, जेल्स पे, यहाँ पे आपको पता है जेल्स में जो लोग बैठे हुए उनमें से आपको पता है 2-2,500 की कैपेसिटी में 6,500 लोग होते हैं और 6,500 लोग वहाँ पे रह रहे हैं। और जो तो और मलिर जैसे जेल की मैं एग्जांपल दूंगा क्योंकि मैं गवर्नमेंट ऑफिसर भी रहा हूँ और मुझे सुप्रीम कोर्ट ने, होम डिपार्टमेंट ने वहाँ का 1 साल कन्वीनर बनाया था। तो मैं आपको इनसाइट बताता हूँ, अब उसमें से 80% अंडर ट्रायल है, जिनका ट्रायल हो रहा है, जो कि 10-10 साल तक ट्रायल चलता है, जिसमें से बहुत सारे बेगुनाह होते हैं। क्या रमज़ान में किसी ने देखा कि वो कैसे अफ्तारी करते हैं, किस तरह सेहरी करते हैं? हमारी कौम अब सिर्फ ये सोचती है कि मुझे इसमें क्या फ़ायदा है, मैं अगर रोटरी भी ज्वाइन करूँ तो मुझे क्या फ़ायदा है, मैं अगर किसी के लिए काम करूँ तो मुझे क्या फ़ायदा है इसमें। तो अब हम इतना सेल्फिश अगर सोचेंगे तो हो गया ना काम, सेल्फिश में तो कभी काम नहीं होता। अगर आप किसी दोस्त के साथ भी इस तरह से ताल्लुक़ रख रहे हैं कि वो आपको कितना फ़ायदा दे सकता है, तो एक टाइम आएगा वो कहेगा व्हाट नॉनसेंस भाई, मैं ही इसका काम करता चला जाऊँगा। तो इट्स ऑलवेज़ अ टू वे ट्रैफिक। तो आप हमें ये अभी जो हमारी रोड पे पुलिस वाले बेचारे ड्यूटीज़ कर रहे होते हैं, हम उनको गालियाँ भी देते हैं, उनको सब चीज़ें कहते हैं। कभी किसी ने उसको कहा कि भाई पानी पिला दें। अभी आपको पता है कि एक कराची स्पोर्ट्स फोरम है, वो रोज़ रात 12 बजे वो जाता है और सारे पुलिस वालों को वो रात में चाय, बिस्किट और सैंडविचेस दे रहा है। ये पता है, ये अच्छी बातें किसी को पता नहीं होती। क्या आपको पता है कि सीपीएलसी में मुराद सोनी साहब और ऐसे लोग जो हैं वो सारे पुलिस वालों का डॉक्टर ईसा लैब के साथ मिलके लेक्चर्स दे रहे हैं। तकरीबन 12 सेक्शंस उसके हो चुके हैं, जिसमें एसएसपी इरफान बहादुर, एडिशनल आईजी भी इन्वॉल्व है। वो पुलिस वालों के साथ जाके उनको सेक्शंस कर रहे हैं। यहाँ पे सैटरडे वेलफेयर ग्रुप एक है, सैटरडे वेलफेयर ग्रुप आपकी उम्र के लोग हैं, कोई होंगे 250-500 के करीब।
ये जो है राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सारी, नॉट ओनली इन कराची, इंटीरियर सिंध, बलोचिस्तान, सी साइड, जितनी जो फिशरमैन कॉलोनीज हैं, क्योंकि फिशेज जो बेचारे मछेरे थे, वो जा नहीं पा रहे समंदर में कि मछलियां बिकेंगी कहाँ पे, वो खरीदे गए कहाँ पे, वो लोग भूखे हो गए हैं, वहाँ पे जाके राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं आप जैसे लड़के लड़कियां भी हैं बल्कि उसके अंदर। उसके बाद जो है मतलब इतने, मैं कितने ग्रुपों की बात करूँ आपके साथ कि जो अभी इस वक्त पूरे सिंध की अगर हम बात करते हैं, वो काम कर रहे हैं, वो अपनी रातें खराब कर रहे हैं। ये लड़कियां कुछ हैं 18 साल से कम, ये मेरे घर पे आ रहे हैं, दूसरों के घर पे आ रहे हैं कि हमें राशन दें, हमें रात को जाके डिस्ट्रीब्यूट करना है, लोगों के पास सेरी के पैसे नहीं है, सेरी नहीं करवानी है उनको जाके। सो इतने लोग काम कर रहे हैं, और आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे आप जो भी इनिशिएटिव ले सकते हैं। अच्छा, एक और बात बताता चलूँ, इनिशिएटिव सिर्फ ये नहीं है कि मेरे पास पैसे हैं तो मैं पैसे से सिर्फ राशन खरीद सकता हूँ। अगर राशन ड्राइव हो रही है, आप राशन ड्राइव के साथ भी जाके आप कर सकते हैं। आप किसी बस में बैठे हैं तो किसी लेडी को जगह भी दे सकते हैं। अगर आप जो है वो किसी बूढ़े को रोड भी क्रॉस करा सकते हैं, एक अंधे को उसकी मंजिल तक भी पहुंचा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो कोई कॉस्ट नहीं है, जिसकी कोई कॉस्ट नहीं है। अगर एक पुलिस वाला बैठा हुआ है, अगर आप उसको पानी पिला देते हैं, धूप में ड्यूटी कर रहा है सुबह से रात, आपको पता है कितनी टफ ड्यूटी है ट्रैफिक पुलिस वालों की। हमें उनकी बुराई तो नजर आती है, वो पूरे दिन धूप में होते हैं और पूरे दिन जो है बेचारे वो सारी मिट्टी धूल पूरी उनके अंदर जा रही होती है, स्मोक, आप पता है ट्रैफिक के कंजेस्टेड एरियाज में वो काम कर रहे होते हैं। और कुछ कुछ हर जगह पे कुछ बुरे लोग हैं, मैं कहता हूँ मैं डॉक्टरी में भी बुरे लोग होंगे, हर प्रोफेशन में बुरे लोग हैं, लेकिन उसकी वजह से हमने क्या किया, हम भी तो उनको नहीं पूछते। अगर हमारे नीचे ऑफिस की बिल्डिंग है, हम उसके नीचे कोई पुलिस वाला सुबह से रात तक ड्यूटी कर रहा है, क्या हम उसको एक बोतल पानी का जाके दे आए तो कौन सा हमारा पैसे खर्च हो जाएंगे जो पानी हम लोग पीते। तो ये छोटी छोटी बातें, जब तक कि हम माशरे को चेंज नहीं करेंगे और अपना रोल अदा नहीं करेंगे, और इसी के साथ जो भी प्रोफेशन हम करते हैं वो हमें ऑनेस्टी से करना चाहिए। अगर हम दुकानदार हैं तो सही चीज कीमत पे हमें पैसे भेजने चाहिए। ये कोई शराफत है कि मास्क जो है जो 30-50 रुपए का मास्क है वो आज जो है 1600 रुपए का मिल रहा है लोगों को। तो ये सब चीजें हम लोग खुद करते हैं, इसमें गवर्नमेंट का कोई फॉल्ट नहीं है। हम गवर्नमेंट को, पॉलिटिशियंस को बुरा भला करते हैं, लेकिन हम अगर उस सीट पे बैठेंगे तो हमारे भी तौर तरीके जो है वो उनसे कोई, वो दूसरे नहीं है, उनसे ज्यादा बुरे होंगे। तो माशरा तो हमसे ही बनता है। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है इस प्रोग्राम के तवज्जुह से, क्योंकि सारे मैं 3-4 मिनट में फिर आपसे इजाजत लूंगा 10 बजे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमेशा आपने अपना चेंज लेके आना है, बी द पार्ट ऑफ द चेंज, डू नॉट एक्सपेक्ट कि चेंज कोई और लाएगा। चेंज कोई नहीं लाएगा, चेंज आप लोगों से ही आएगा। हमारे प्रॉफिट भी चेंज लेके आए, फिर उन्होंने एक कारवान बनता रहा। आज आप देखें 1400 साल हो गए, इस्लाम बढ़ता चला जा रहा है। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा, यू बी द पार्ट ऑफ द चेंज। आप एक अवेयरनेस ऑलरेडी क्रिएट कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी लीडरशिप क्वालिटीज हैं, और जिस तरह से आपने सवाल पूछे और आप सबको साथ लेके चल रहे हैं, आई विश यू द बेस्ट। और जो भी काम करें अपने आप को ऐसा करें कि कल आप ना हो तो आपके लिए लोग आपकी इज्जत से बात करें। अगर बात कहीं तीसरा बंदा करे तो कह के ये ऐसा बंदा ये नहीं हो सकता। बुराई करने वाले लोग हमेशा होंगे, उससे डिसहार्टन नहीं हो। पॉजिटिव लोगों की कंपनी में रहें, जो इदारे अपने लिए जान दे रहे हैं आपके लिए, चाहे पुलिस हो, चाहे आर्मी हो, चाहे रेंजर्स हो, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनको ट्रिब्यूट पेश करें। अब फ्रंट लाइन में इत्तेफाक से डॉक्टर्स भी आ गए। डॉक्टर्स नहीं है सिर्फ, डॉक्टर्स भी हैं, नर्सेज भी हैं, पैरामेडिकल स्टाफ भी है, और जेनिटर स्टाफ भी है जो सफाई करता है, जो वॉशिंग वाले हैं, जो उन सारे बिस्तरों को, जमीन को झाड़ू देते हैं या सफाई करते हैं कोरोना पेशेंट्स के वार्ड्स की, उनको कोई नहीं पूछ रहा। उनकी भी इज्जत होनी चाहिए, उनका भी रिगार्ड्स होना चाहिए। और ऐसा काम करें कि पाकिस्तान को नॉट ओनली कि पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे। पाकिस्तान एक शिप है ना, अगर वो आगे जाएगा तो हम सब अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे। और पाकिस्तान को दुनिया में आप लोगों ने मैप बनाना है। मैं ये कंफर्म आपको बता सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस से, पाकिस्तान इज ऑन द वे अप। और इंशाल्लाह ताला आप लोग नए पाकिस्तान पे बिलीव करें, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आप सब लोग जो हैं वो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान को प्रोग्रेस भी करेंगे, और पाकिस्तान के साथ आप लोग भी प्रोग्रेस होंगे। तो इस शेर के साथ मैं ख़त्म करूँगा कि जैसे होता है ना कि कहते हैं, मंजिलों की बात छोड़ो किसने पाई मंजिलें, मंजिलों की बात छोड़ो किसने पाई मंजिलें, एक सफ़र अच्छा लगा, एक हम सफ़र अच्छा लगा। हम सब साथ सफ़र के साथ चलेंगे, विल बी टुगेदर, और मंजिल मिल जाएगी हमको, ये मेरा गारंटी है। मैं एक्सपीरियंस से आपको बताता हूँ। बस इसके साथ ही अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपसे इजाज़त लूँगा। साथ साथ ये कहते हुए कि बहुत शुक्रिया जो है ना, यूथ को लिए हमारी पाकिस्तानी कौम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ओके।
थैंक यू वेरी मच। जितने भी नाज़रीन जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया, उन सबको भी बहुत शुक्रिया। जिन्होंने कमेंट सेट किए, उन सबका भी बहुत शुक्रिया। और मैं ये समझता हूँ कि आज का जो ये सेशन है वो एक बहुत ही मुनफरद सेशन रहा आज के हमारे खिदमतकार डॉक्टर फरहान ईसा साहब के साथ, क्योंकि उन्होंने जो आज सारी बातें एड्रेस की वो बेसिक बात है कि जिनको एड्रेस करना और जिनको रियलाइज करना बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ हमारे यूथ के लिए बल्कि एट लार्ज हमारी पूरी कौम के लिए। और हमें इन सब मॉरल्स को, इन सब वैल्यूज़ को दोबारा रिवाइव करना होगा ताकि हम प्रोग्रेस की जानिब बढ़ सकें और पाकिस्तान को हकीकी मानों में एक वेलफेयर स्टेट बना सकें और उसके वो मकासद पूरे कर सकें कि जिसके लिए वो बन सके थी। शाहज़ेब भाई, अपना लास्ट कमेंट दीजिए ताकि सेशन को बाकायदा एंड किया जा सके। जी, यकीनी तौर पर जो जिस तरह से डॉक्टर प्रोफेसर फरहान ईसा साहब ने अपनी गुफ्तगू की, यकीनी तौर पर मुझे ये लगता है कि ये जो हमारे सेगमेंट करने का मकसद है वो मेहनत वसूल हो गई है। और वो जो सारी मेहनत है, वो जो सारी दिलचस्पी है, वो जो सारी लगन है, उसका जो लब्बो-लुबाब था और वो जो हम जद्दोजहद कर रहे हैं उसकी अक्कासी उन्होंने की। और यकीनी तौर पर हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है, ऐसे माइंडसेट की ज़रूरत है जो अखलाकियात का सबक पढ़ाएं, जो खुद अखलाकियात के पैकर हों और फिर अखलाकियात के पैकर से दुनिया को ये सबक सिखाएं कि वो इन तमाम तर चीज़ों की तर्जुमानी करके ही कौम की खिदमत कर सकते हैं। बेशक। तो बस अब इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा आप लोगों से। इंशाल्लाह कल दोबारा एक नए खिदमतकार के साथ हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे अपने होस्ट हारिस सर को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।